एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था व्हाट इज नेशनलिज्म एंड हमने नेशन स्टेट के बारे में भी पढ़ा था एंड यू हैव सीन कि हाउ फ्रेंच रिवोल्यूशन हैव क्रिएटेड टू मेक अ नेशन स्टेट। तो नाउ एज यू नो द यूरोपियन कंट्रीज वर अर्लियर रूल्ड बाय मोनार्क। तो एरिस्टोक्रेट और मोनार्क रूल करते थे एंड देन लेटर दे बिकेम नेशन स्टेट्स। तो देवर नो नेशन स्टेट्स इन द मिड 18th सेंचुरी। तो नेशन स्टेट नहीं थे तो लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। तो व्हाई देवर नो कलेक्टिव आइडेंटिटी? बिकॉज डिफरेंट रीजन्स हुआ करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी एंड दे डजंट शेयर द कॉमन कल्चर एंड द वैल्यूज, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं इमर्ज हो पा रही थी, नेशनल सेंटिमेंट्स नहीं इमर्ज हो पा रहे थे। तो देन हैब्सबर्ग एम्पायर वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हंगरी। तो जब हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रियन हंगरी को रूल करता था एंड डिफरेंट अदर रीजन्स वर आल्सो देयर। नाउ अल्पाइन रीजन्स वर, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग भी थे एंड इटालियन स्पीकिंग भी थे। तो अल्पाइन रीजन के अंदर जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज थी दैट वाज टायरोल, सुडेटलैंड, ऑस्ट्रिया एंड बोहेमिया। ये जो 4 कंट्रीज है वो जर्मन स्पीकिंग थी एंड इटालियन स्पीकिंग 2 कंट्रीज थी दैट इज लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो दीज यू कैन से कि जैसे डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, डिफरेंट रीजन्स हो गए, जिसकी वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी इंक्रीज नहीं हो पा रही थी। एंड इन हंगरी ऑल्सो half of these people spoke Magyar and half of the people spoke different dialects. तो अलग अलग लैंग्वेज थी। magyar 50% magyar बोल रहे थे एंड 50% लोग उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, जिसकी वजह से कॉमन आइडेंटिटी नहीं हो पा रही थी एंड देवर नो कॉमन सेंटिमेंट्स। देन हाउ द नेशन स्टेट्स वर फॉर्म्ड, हम आगे देखेंगे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो नेशन स्टेट्स नहीं फॉर्म हो पा रहे थे एंड एरिस्टोक्रेट्स वर देयर। Now aristocrats were the rich peoples. Now ये rich peoples आपके monarchs थे, clergymen थे। तो now they hold town houses, estate को hold करते थे and there were the dominant class, वो dominant थे and generally what they used to do, they used to marry their daughter with the rich class only। तो उनके बीच में एक relation हुआ करता था, एक class हुआ करता था which was separate from the poor classes। But जो हमारी पुअर क्लासेस थी, जो पीजेंट्स थे एंड लैंडलेस लेबर्स थे, दैट वाज मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन एंड जो रिच क्लासेस थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वर लेस इन पॉपुलेशन। तो नाउ व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने लग गया 18th सेंचुरी के अंदर। तो जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सबसे पहले ब्रिटेन में आया, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन योर जर्मनी, फ्रांस एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा था, उसकी वजह से हमारी एक नई मिडिल क्लास आई। दैट मिडिल क्लास हेल्प इन दी क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो वो मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई? बिकॉज इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई, तो उसके अंदर मोर वर्क आने लग गया। दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन इंक्रीज होने लग गया, बिग बिजनेसमैन बन गए वो। बिकॉज दैट पुअर पीपल जो लैंडलेस लेबर थे, पीजेंट्स थे, अब उसके अंदर कुछ ऐसे जो लोग थे वो क्या थे, एजुकेटेड थे, जिनकी वजह से वो क्या करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे एंड दैट वी हैव द न्यू मिडिल क्लास। दैट न्यू मिडिल क्लास हेल्प इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई, ऐसी आइडियोलॉजी आ गई कि वी शुड एंड द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए एंड वी शुड अबॉलिश द एरिस्टोक्रेसी सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? तो लिबरलिज्म से वर्ड आया हमारा लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मीनिंग होता है फ्री। यू कैन से लिबरल नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो जनरली बिलीव करता है या वैल्यू करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ को, फ्रेटर्निटी को एंड फ्रीडम को। नाउ फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए एंड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वो भी एंड हो जाना चाहिए। तो कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए जैसे रिच क्लासेस को मिल रहे थे, इट शुड बी एंडेड। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ, नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने नेपोलियन सिविल कोड में भी देखा था। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ डजंट रियली मीन यूनिवर्सल सफरेज। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल सफरेज? यूनिवर्सल सफरेज मीन्स राइट टू वोट टू ऑल द पर्सन वेदर इट इज अ मैन और वुमेन। जब यूनिवर्सल सफरेज इक्वालिटी बिफोर लॉ में भी नहीं आया
दैट मीन्स वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। अब देख सकते हैं लुइस 16 के टाइम पे, जो 1642 से 1715 तक था, तब भी लुइस 16 ने मेल को ही वोटिंग राइट्स दिए थे। तो मेल अबव 25 ईयर्स इंक्लूडिंग 3 days wages वर अलाउड टू वोट। एंड जैकोबिन क्लब, जो हमारे नेक्स्ट क्लब सक्सेसफुल क्लब आया, उसने भी 20 मेल अबव 21 कैन गिव दी वोट। तो वुमेन्स को तब भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले। एंड देन लेटर वी हैव द नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिया। एंड नेपोलियन बोनापार्ट थॉट वुमेन्स टू बी अ माइनर सेक्शन एंड दे फाउंड टू बी हस्बैंड्स एंड फादर्स टू बी मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट क्लास। ओके, देन इन 1833 11 custom barriers आए। तो now what are custom barriers? Custom barriers are the taxes, जो taxes लगाए जाते थे when something is imported और export कर रहे होते हैं। तो import कर रहे हैं या export करते हैं, जो टैक्स लगाते हैं when जैसे trader moving from one place to another, जब वो दूसरी जगह जाता है to sell his goods and services, उसको टैक्स देना पड़ता था। तो from Hamburg to Nuremberg, now Hamburg and Nuremberg are the states या countries ऑफ योर जर्मनी, जर्मनी के अंदर आते हैं। तो ये जर्मनी के जो प्लेसेस है, हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, तो हैम्बर्ग से जाते टाइम व्हेन अ ट्रैवलर मूविंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, उसे 11 कस्टम बैरियर्स देने पड़ते थे। उसके अंदर बीच में रुकावटें आती थी, जो टैक्सेस देने पड़ते थे 11 बार 11 टाइम्स, एंड एवरी टाइम दे हैव टू गिव 5% ऑफ द टैक्स। तो हमें उनको टैक्स देना पड़ता था। दिस क्रिएटेड क्योस, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पा रही थी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। एंड एलए, जैसे हमने नेपोलियन सिविल कोड में देखा था, वेट्स एंड मेजर वो स्टैंडर्डाइज, बट अर्लियर वेट्स एंड मेजर वर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। तो जो थे, एलए वाज अ मेजरिंग यूनिट। तो एलए क्या था? एक मेजरिंग यूनिट है ऑफ क्लॉथ, जो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हुआ करता था। जैसे इन फ्रैंकफर्ट, नाउ फ्रैंकफर्ट इज ऑल्सो इन जर्मनी, 54.7 सेंटीमीटर था उसका यूनिट। नाउ एलए का मेजरिंग यूनिट मेंस के अंदर 55.1 सेंटीमीटर था, एंड न्यूरेमबर्ग इट इज ऑफ 65.6 सेंटीमीटर, एंड इन फ्रीबर्ग इट इज 53.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इन डिफरेंट रीजन्स के अंदर मेजरिंग यूनिट अलग है। तो उसकी वजह से ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम होता था टू क्रिएट टू मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो नाउ आप देख सकते हैं व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मींस फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल सफरेज भी मिलना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी होना चाहिए, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी भी होनी चाहिए, एंड मोर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इजिली हो पाना चाहिए, जहां पर कस्टम बैरियर्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए जर्मनी में एक ज़ॉल्वेरन आया। व्हाट इज ज़ॉल्वेरन? अब ज़ॉल्वेरन एक कस्टम यूनियन है, जो किसने इनिशिएट किया? प्रूशिया ने इनिशिएट किया विद द हेल्प ऑफ अदर जर्मन स्टेट। तो इनकी जर्मन स्टेट और प्रूशिया की वजह से एक कस्टम यूनियन आया। तो कस्टम यूनियन मींस ट्रेड फ्री एरिया, जहां पे कोई भी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ? टैक्सेस सारे हट गए जो ट्रेडिंग करने के टाइम लगते थे, एंड जो करेंसीज थी 30 से 2 रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इजिली हो पाएगा, जो ट्रेडर्स विल हैव बेनिफिट्स नाउ। उसकी वजह से मोबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, एंड देन the people start having the feeling of nationalism की sentiments increase होने लग गए, and this is how your nation state later became to be a combined alliance of your countries and custom unions. With this our topic complete. तो मिलते हैं next video के साथ with a new topic, that is conservatism and revolutionaries. Thank you.